नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर भारतीय के दिल के बहुत करीब है। सोना यानी गोल्ड। सोचिए, अचानक सरकार अपील करे कि कुछ वक्त के लिए सोना मत खरीदिए। अजीब लगता है ना? आज हम इसके पीछे के थोड़े कॉम्प्लेक्स पर बेहद इंटरेस्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक कारणों को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है, आखिर क्यों कोई भी सरकार अपने लोगों को दुनिया का सबसे सेफ और भरोसेमंद एसेट खरीदने से रोकना चाहेगी? चलिए इस पैराडॉक्स को थोड़ा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पूरे देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपस में टकरा जाती है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर में इन 5 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। फॉरेक्स बचाने की अपील, गोल्ड इंपोर्ट्स और ट्रेड डेफिसिट का कनेक्शन, हम भारतीय इतना सोना खरीदते क्यों हैं, फिजिकल गोल्ड के अलावा क्या ऑप्शंस हैं, और आखिरी में गोल्ड रिसाइकलिंग का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, द फॉरेक्स अपील। तो बात शुरू होती है प्राइम मिनिस्टर की उस हालिया अपील से, जिसमें उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि अगले 1 साल के लिए जो गैर ज़रूरी फॉरेन ट्रैवल्स हैं या जो सोने की खरीदारी है उसे थोड़ा टाल दीजिए। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सीधी सी बात है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी हमारे फॉरेक्स को बचा कर रखना। आजकल दुनिया भर में, जैसे वेस्ट एशिया में जो टेंशन चल रही हैं, ऐसी ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये पूरी तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा है। वैसे यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस अपील के आने से पहले ही अगर हम आउटबाउंड ट्रैवल का डेटा देखें तो लोगों का बाहर घूमने का खर्च ऑलरेडी 3% गिरकर $15.34 बिलियन पे आ चुका था। ऐसा इसलिए क्योंकि रुपया थोड़ा कमज़ोर था और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता पहले से ही अपना असर दिखा रही थी। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, गोल्ड इंपोर्ट्स और ट्रेड डेफिसिट। ये जो अपील है ना, ये इंटरनेशनल ट्रेड के एक बहुत बड़े मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। आइए इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। एक टर्म है ट्रेड डेफिसिट। आसान शब्दों में, जब कोई देश एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करने लगता है तो उसे अपने सप्लायर्स को पे करने के लिए बहुत सारी विदेशी मुद्रा चाहिए होती है, खासतौर पर डॉलर्स। अब सोचिए, जब ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हों और उसी वक्त हम दबा के सोना भी इंपोर्ट कर रहे हों, तो ये ट्रेड डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ता है और इसका सीधा नेगेटिव असर देश के करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ता है। ये नंबर ध्यान से सुनिएगा, $71.98 बिलियन। फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत का सोने का इंपोर्ट 24% तक उछल गया, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। और गैस कीजिए क्या हुआ? इस एक चीज की वजह से हमारा टोटल ट्रेड डेफिसिट $333 बिलियन के भी पार चला गया। ये एक मैसिव जंप है। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ आपको यहाँ दिखेगी। देखिए, हम अपनी इतनी बड़ी डिमांड का 90% सोना सीधा इंपोर्ट करते हैं। और पता है क्यों? क्योंकि हमारा अपना डोमेस्टिक माइनिंग प्रोडक्शन कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2 टन। यानी प्रैक्टिकली हमें अपना सारा सोना बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। तीसरा पॉइंट, भारत सोना क्यों खरीदता है? इतने बड़े मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, सरकार परेशान है, पर फिर भी अपने देश में सोने की डिमांड को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ सोना सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, ये एक इमोशन है। डेटा कहता है कि 77% लोग इसको सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव आए या महंगाई बढ़े, गोल्ड एक ढाल की तरह काम करता है। और सबसे बड़ी बात, हमारी शादियों और त्योहारों में तो इसके बिना काम ही नहीं चलता। अब ये देखिए, एक आम भारतीय परिवार अपने रोजमर्रा के टोटल खर्च का करीब 8% हिस्सा सीधा सोने और गहनों पर खर्च करता है। मेडिकल और एजुकेशन जैसे जरूरी खर्चों के ठीक बाद इसी का नंबर आता है। इससे समझ आता है कि हमारी लाइफ में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और इसी वजह से समीर दलाल जैसे एक्सपर्ट्स बिल्कुल सही कहते हैं कि गोल्ड की डिमांड इनइलास्टिक है। यानी दाम बढ़ जाए या कोई अपील आ जाए, अगर घर में शादी है या कोई परंपरा निभानी है तो लोग सोना खरीदना नहीं छोड़ते, वो खरीदारी होकर ही रहती है। तो अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। अगर फिजिकल गोल्ड खरीदने से देश का फॉरेक्स कम हो रहा है तो पोर्टफोलियो को सेफ रखने के लिए और क्या ऑप्शंस बचते हैं? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें अपना पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए। फिजिकल गोल्ड के बदले हम गवर्नमेंट बैक्ड रिजर्व बैंक के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स ले सकते हैं या फिर रियल एस्टेट ट्रस्ट्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ग्लोबल अस्थिरता से बचने के लिए आजकल डिजिटल एसेट्स को भी एक अच्छे हेज के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, सारा पेपर गोल्ड एक जैसा नहीं होता। एक तरफ है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGB, ये हमारे इंपोर्ट को नहीं बढ़ाते और ऊपर से आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं गोल्ड ETF, इनमें एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को बैकअप के लिए असली सोना खरीदना ही पड़ता है, तो घूम फिरकर ये ETF देश का इंपोर्ट बिल बढ़ा ही देते हैं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो एक पॉलिसी सोल्यूशन है, द गोल्ड रिसाइकलिंग सोल्यूशन। लोगों की बरसों पुरानी आदत बदलने से बेहतर है कि हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो इस इंपोर्ट के बोझ को परमानेंटली कम कर सके। हमारा गोल्ड सेक्टर कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, ये इकोनॉमी का एक सच्चा पावर हाउस है। ये लगभग 2.5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स के जरिए हमारे लिए बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी कमाता है। इकोनॉमी में इसका टोटल कंट्रीब्यूशन $30 बिलियन से भी ज्यादा का है। फिक्की और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट एक बहुत ही कमाल का सॉल्यूशन देती है। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम का हल सोना इंपोर्ट करने पर रोक लगाने में नहीं है, बल्कि जो सोना पहले से देश के अंदर मौजूद है उसका बेहतर इस्तेमाल करने में है। हिस्ट्री गवाह है कि जब भी सोने के दाम बढ़े हैं या रुपया कमजोर हुआ है, रिसाइकलिंग अपने आप तेजी से बढ़ी है। सोचिए, अगर तिजोरियों में पड़ा सोना बाहर आए और रिसाइकिल हो तो इसके फायदे कितने सारे हैं। हमारी डोमेस्टिक ज्वेलरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलेगा, रोजगार और एक्सपोर्ट्स दोनों बढ़ेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करने की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। बिना कस्टमर को रोके फॉरेक्स बचाने का ये एक बेहतरीन तरीका है। तो अब इस सारी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर पहुंचते हैं। क्या हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का फ्यूचर और ज्यादा सोना बाहर से मंगवाने में है, या फिर घरेलू तिजोरियों में छिपे उस विशाल खजाने को अनलॉक करने में है? मुझे उम्मीद है कि आज का ये एक्सप्लेनर हर किसी को पर्सनल वेल्थ और देश की इकोनॉमी के इस नाजुक बैलेंस पर सोचने के लिए जरूर मजबूर करेगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।